हेलो एंड वेलकम माय डियर पेरेंट्स एंड अमेजिंग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एनएसओ का सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स ये साइंस ओलंपियाड है हमारा, बिल्कुल लेटेस्ट है बच्चों। 2024-25 का ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ पेपर है ये। पेपर पैटर्न की बात करें, टाइम आपका 1 आवर रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे। 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, साइंस से 35 क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम अचीवर सेक्शन, जिसके की पर क्वेश्चन मार्क्स होंगे 3 मार्क्स। सिलेबस की बात करें, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल दोनों आने वाले हैं और क्लास 8 का जो आपका साइंस के टॉपिक्स हैं उनसे बाकी के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द रीजन रिप्रेजेंटिंग पर्सन हु आर एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड। ठीक है, दोनों होने चाहिए आपके, बट नॉट कंफर्म्ड इन जॉब। लेकिन जॉब में कंफर्मेशन उनका नहीं है। ए जो लोग हैं वो क्या है, एजुकेटेड है। देन बी वाला जो सर्कल है, बी और सी कौन है, एम्प्लॉयड है। बट डी और डी ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी की कंफर्म्ड इन जॉब है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एडुकेटेड एंड एम्प्लॉयड। जो कि एडुकेटेड भी है, पढ़े लिखे भी और एम्प्लॉयड भी है, वो कौन है, बी होगा आपका बच्चों, क्योंकि ये एडुकेटेड भी है और एम्प्लॉयड भी है बट नॉट कंफर्म्ड इन जॉब। लेकिन जॉब में इनका कंफर्मेशन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ये आपसे फिगर गिवन है, वाटर इमेज। वाटर इमेज में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो आपका टॉप है वो क्या बन जाएगा, बॉटम बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट टॉप बिकम्स बॉटम एंड बॉटम बिकम्स टॉप। एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देयर इज नो चेंज इन लेफ्ट राइट साइड्स। मतलब जो लेटरल इन्वर्जन होता है हमारा मिरर इमेज में, कि लेफ्ट हैंड राइट बन जाता है, राइट हैंड लेफ्ट बन जाता है, जब आप अपने आप को मिरर में देखते तो वो यहाँ पे नहीं होगा। वाटर में क्या होगा, सिंपली आपका टॉप बॉटम बन जाएगा, बॉटम आपका टॉप बन जाएगा, अपसाइड डाउन हो जाता है बेसिकली। तो अगर हम इसकी वाटर इमेज की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे वाटर इमेज बनेगी। तो दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, बट कोई चेंज नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे टॉप वाला पोर्शन बॉटम में आ गया, बॉटम वाला पोर्शन टॉप में आ गया। लेकिन ये देखो बच्चों, यहाँ पे जे तो सही है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो ये सर्कल, ये जो सर्कल है ये सही है, ठीक है, डॉट भी सही है, बट ये जे और ए में डिफरेंस आ गया है। ठीक है, ये जे और ए कुछ इस तरीके से होना चाहिए था आपका। ठीक है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे तो ये सर्कल ही चेंज हो गया है। सर्कल में कोई चेंज, हमारे जो टॉप साइड है, ये जो फुल जो है हमारा, वो कहाँ होना चाहिए, वो हमारा ऊपर आना चाहिए, लेकिन वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो अंदर का फिगर ही चेंज हो गया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया है। सो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसको एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। देखो, ये जो सर्कल है, हाफ सर्कल, इसमें जो फिल्ड पार्ट है वो कहाँ होना चाहिए, पहले नीचे था, तो अब अपसाइड डाउन ये ऊपर चले जाना चाहिए, ये हो गया है। ये यहाँ पे डॉट एज इट इज रहेगा। जे जो है हमारा वो ऊपर चला गया है, बिल्कुल सही है। एंड ए भी हमारा जो है वो वाटर इमेज की तरह कन्वर्ट हो गया है। ए तो एज इट इज ही रहता है बेसिकली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। The last question of logical reasoning section, because here we are discussing only sample questions. So 3 positions of a dice are shown below. यहाँ पे एक dice given है. What is the number opposite to 1? 1 के opposite में आपके कौन सा नंबर होगा? तो बच्चों देखो, फर्स्ट यहाँ पे प्लेस की बात करें तो देखो 6 और 3 का जो 6 3 एडजेसेंट नंबर है और 4 भी यहाँ पे इसका एडजेसेंट नंबर है। सिमिलरली 1 5 एंड 4 यहाँ पे एडजेसेंट नंबर है 6 5 एंड 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बात करते हैं हम लोग कि जो सेकंड पोजीशन में हमारा 1, सिंस 1 इज विजिबल, ठीक है, यहाँ पे 1 क्या हो रहा है आपका, विजिबल है। वी कैन सी द एडजेसेंट टू 5 एंड 4, जैसा कि हमने लास्ट अभी बात की। सिमिलरली थर्ड पोजीशन में 5 एंड 6 आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड अगेन 4 इज विजिबल। ठीक है, 5 एंड 6 आर एडजेसेंट टू ईच अदर, 4 इज विजिबल। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो 1 का ऑपोजिट निकालना है। ठीक है, कि 1 के ऑपोजिट पे कैसे कौन है। सिंस वी नो 5 एंड 4 आर एडजेसेंट टू 1, 5 एंड 4 आर एडजेसेंट टू 1, द ऑपोजिट फेस मस्ट बी वन ऑफ द नंबर विच इज नॉट विजिबल। ठीक है, ऐसा नंबर होगा जो कि विजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 विजिबल हो रहा है।
नाउ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? द नंबर विजिबल एडजेसेंट टू 1 इज व्हाट? 5 and 4. अब हमें पता है कि जो डिफरेंट डाइस पेयर्स होते हैं उसमें क्या क्या हम बना सकते हैं? 1 and 6 बना सकते हैं, 2 and 5 हो सकता है, 3 and 4 हो सकता है, क्योंकि इनका जो टोटल है वो 7 होता है, ठीक है। और हमें पता है कि पेयर्स में जो टोटल होता है वो 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ओनली नंबर 6 ऐसा है जो कि विजिबल नहीं है, सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो दैट इज वाई डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 5 4 क्या हो रहे हैं? यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, दैट मीन्स 5 4 हो नहीं सकते हैं। तो 1 का कौन होगा ऑपोजिट नंबर? 1 का जो ऑपोजिट नंबर होगा वो होगा नंबर 6। चलिए, so the next part is from science section and these questions are amazing guys. आप सब लोग बस लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। And the question is, bees which are not carrying honey fly with a flapping frequency of 440 hertz, while those which are carrying honey fly with a flapping frequency of 300 hertz. The sound made by bees which are not carrying honey has what? चलो समझते हैं क्वेश्चन को कि भाई दो तरह की बीज है, जो एक तो हनी लेके जा रही है, एक हनी लेके नहीं जा रही है। जो लेके जा रही है उनकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है और जो नहीं लेके जा रही है उनकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है। अब क्वेश्चन में पूछा द साउंड मेड बाय द बीज विच आर नॉट केयरिंग हनी, ठीक है। नॉट केयरिंग का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 440। अब समझते हैं उनकी पिच क्या होगी? लोअर पिच होगी, हायर पिच होगी, स्मॉलर लाउडनेस, ग्रेटर लाउडनेस। सबसे पहले समझते हैं पिच क्या है। पिच क्या है? अ पिच इज हाउ लो और हाई इज साउंड। जो साउंड आपका कितना हाई आ रहा है या कितना लो आ रहा है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। अ हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर पिच, तो दैट मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी पिच भी क्या होगी? हाई ही होगी। तो जो कि हनी नहीं लेके जा रही है, ज़्यादा उनकी फ्लैपिंग फ्रीक्वेंसी है, तो उनकी पिच भी हाई होगी, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर पिच, ठीक है। साउंड वाले चैप्टर में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। द प्रेशर ऑफ वाटर नियर द बॉटम ऑफ वॉल फॉर्मिंग अ डैम डज नॉट डिपेंड्स ऑन। एक यहाँ पे सिंपल, जैसे ये वॉल बनी हुई है हमारी, अब वॉल के पास में ये जो डैम है, इसके लिए हमसे पूछा हुआ है it does not depend on depth of water, cross sectional of density and atmospheric pressure। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? इसको वन बाय वन हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डेप्थ ऑफ वाटर। तो जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते हो तो वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता है। आप सबने सुना होगा कि कई बार कुछ एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं कि कोई पनडुब्बी अंदर गई थी और वो अंदर ही बर्स्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप डीप डाइव इनटू द सी जाते हो तो वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर आपका ऊपर की साइड है, ठीक है, दिस इज बिकॉज द वेट ऑफ द वाटर अबव पुशेस डाउन ऑन दी वाटर बिलो, ठीक है। नीचे वाले वाटर को वो क्या करता है? पुश करता है, एंड दैट इज वाई जो अंदर का वाटर है उसका प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। सो दैट मीन्स इस पे तो ये क्या करता है? प्रेशर इस पे तो डिपेंड करता है डेप्थ के ऊपर। तो ये तो आपका ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा डज नॉट डिपेंड, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी क्या है पहले तो हम समझते हैं। हाउ हैवी और कॉम्पैक्ट द वाटर या कोई भी सब्सटेंस पार्टिकल इज, ठीक है, कि कितने उसके पास पास पार्टिकल्स हैं या कितने दूर दूर पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि वाटर इज डेंसर। कौन सा वाटर डेंसर होगा? लाइक सॉल्ट वाटर। द प्रेशर एट द बॉटम विल बी हायर, सो द प्रेशर डज डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर। दैट मीन्स यहाँ पे डेंसिटी पर भी उसका प्रेशर वाटर का डिपेंड करता है। देन अगला पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि जो एयर जो प्रेशर लगा रही है वाटर पे, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है वो जो वाटर पे प्रेशर लगा रही है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो भी क्या करता है? दैट मीन्स डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एंड एक और पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, जिसके अंदर रिजर्वर मतलब जिसके अंदर वाटर हमने स्टोर किया है, दिस इज द विड्थ एंड साइज। यहाँ पे तो विड्थ और साइज की बात कर रहे हैं हम, जिसमें भी जो भी रिजर्वर है, ठीक है। सो इवन द एरिया ऑफ द रिजर्वर इज लार्ज और स्मॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर प्रेशर का कि जो वो एरिया है वो छोटा एरिया है या बड़ा एरिया है। डिपेंड किस पे करता है कि आप कितना बॉटम में जा रहे हो, कितना डीप जा रहे हो। सो दैट मीन्स इस पे जो है आपका जो प्रेशर है वो डिपेंड नहीं करता है। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिजर्वर। क्लियर हो गए हैं सारे पॉइंट्स? यस, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन है, हम इसको वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सब्सटेंसेस दैट अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन, हमने पढ़ा है ना फ्लेम वाले चैप्टर में। स्पॉन्टेनियस कंबशन मतलब एकदम से जो आग लग जाती है, हैव एन इग्निशन टेम्परेचर हायर देन रूम टेम्परेचर, ठीक है, कि जो उनका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हायर देन रूम टेम्परेचर होता है। क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा है बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि अ सब्सटेंस दैट गोज अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबशन कैचेस फायर विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, कि वहां पे क्या है, बिना किसी एक्सटर्नल हीट के ही वो फायर कैच कर लेता है। जैसे आप सबको पता है कि फास्फोरस को लैब वगैरह में आपने देखा होगा कभी भी ओपन में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर ओपन में रख दोगे तो वो एयर से रिएक्ट कर जाएगा और वो जल जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे पूछा है सब्सटेंस दैट गोज अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन हैव एन इग्निशन टेम्परेचर हायर देन रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो दैट इज वाई हायर देन रूम टेम्परेचर होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछे, करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है रेस्पिरेशन इज अ स्पेशल कंबशन, रेस्पिरेशन इज अ स्पेशल कंबशन रिएक्ट एट बॉडी टेम्परेचर, कि ये क्या है, बॉडी टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है। क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक स्लो कंबशन प्रोसेस है, ठीक है। कंबशन क्या होता है, कंबशन इज अ प्रोसेस दैट रिलीज अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। जब भी कोई चीज जलती है तो लॉट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। जब हम लोग इनहेल एक्सेल करते हैं तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। एंड दिस प्रोसेस हैपेंस इन आवर बॉडी, सबको पता है, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड इट रिएक्ट, और वो अंदर जाके क्या करती है, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर लेती है, और वो क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी की जो भी सेल्स होती हैं उनको वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, राइट। सो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, जिसको हम जंग लगना बोलते हैं, इज द एग्जांपल ऑफ स्लो कंबशन, यस दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने देखा होगा जैसे कूलर होता है घर पे, तो उसमें जंग लगता है तो काफी लंबे टाइम में लगता है, ऐसा नहीं है कि आज के आज ही जंग लग गया, राइट। सो एक स्लो प्रोसेस है। क्या होता है इसमें, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इसको स्लो, ये जो है ये स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एंड जो कि सिमिलर है कंबशन के। सो दैट इज वाई दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट है कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि एक्सोथर्मिक का मतलब है जिसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, राइट, विच रिलीजेस हीट। सो दैट मीन्स दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट कौन कौन है, हमारा सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ स्टेटमेंट हो गया। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि हमारे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो हाउस द जोश गाइज, अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करके, मजा आ रहा है। यस, आने वाले वीडियोस में भी हम कुछ इस तरीके के अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कैसा लग रहा है वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इसमें नहीं कर सकते, जिसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिस किसी और वीडियो में, वहां जाकर के जरूर बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रीशफलिंग गिव्स द टर्म दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स। सीड्स को सो करने की प्रोसेस को पढ़ा है ना आप सब लोगों ने, मैनुअली बाय स्प्रिंकलिंग देम ऑन सॉइल। मैनुअली जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों ब्रॉडकास्टिंग, BROADCASTING, ठीक है। एक हिंट दे दी कि भाई उसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग किससे बनेगा, वो इससे बनेगा। इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, इससे भी नहीं बन रहा है, इससे भी नहीं बन रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। एक बार देख लेते हैं, BROAD, ब्रॉडकास्टिंग, CASTING, क्लियर है सबको, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट द बैक्टीरियल डिजीजेस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से जो आपको नीचे दिए हुए हैं वो सारे बैक्टीरियल डिजीजेस से कौन कौन से मैच करते हैं। सो आपको पहले इसको समझना है। देखिए, जो कोलेरा है दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम। कौन से बैक्टीरियम से वो डिजीज क्रिएट होती है, देखो ये कुछ इस तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जिनको हम विब्रियो कोलेरियम बोलते हैं। तो दैट मीन्स जो ये है आपका कोलेरा, ये क्या है, बैक्टीरिया से आपकी डिजीज हो रही है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स, दिस इज ऑल्सो द बैक्टीरियल डिजीज जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। तो दैट मीन्स एंथ्रेक्स भी आपका किससे हो रहा है, ये भी आपका बैक्टीरिया से हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज
ट्यूबरोक्लोसिस, जिसको हम टीबी जनरल भाषा में बोलते हैं, डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। सो यहाँ पे आपका टीबी भी जो है वो बैक्टीरिया से हो गया। देन है आपका टाइफाइड, टाइफाइड इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज जो कि सैल्मोनेली टाइफी से होता है, ठीक है, सबने देखा होगा, ये आपके गट को खराब कर देता है। टीबी आपको पता है सबके लंग्स को खराब कर देता है। तो ये जो है ये सारे किससे हो रहे हैं, ये आपके बैक्टीरिया से हो रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। बट जो रिमेनिंग है आपका मलेरिया, मीजल्स, इसको भी समझ लेते हैं। मलेरिया जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए और बी में गिवन है, ये देखो यहाँ पे भी मलेरिया है, यहाँ पे भी मलेरिया है। सो दिस इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। ये क्या है, ये पैरासाइट से होते हैं, मच्छर काटने से होते हैं ना, जिसको कि हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। मीजल्स जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए और सी में है और बी में भी है, स्मॉल पॉक्स को भी हम मीजल्स ही बोलते हैं। ये एक वायरल डिजीज है, तभी तो बोला जाता है ना बच्चों की जिसके पॉक्स हो जाती है तो उसको टच नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, जैसे आप टच करते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको भी वो हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी सब में जो है वो आपके कहीं ना कहीं बैक्टीरियल डिजीजेस कंप्लीटली पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज योर अचीवर सेक्शन क्वेश्चन, जहां पे एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं। सो केयरफुली हम इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे एंड आंसर करेंगे। इजी होते हैं, बस थोड़ा सा फोकस होकर आपको सुनना है, समझना है। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब आपसे ये कुछ ऑप्शंस गिवन है और आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस प्रोसेस। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, वन बाय वन हम इनको समझेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है P इज यूज्ड इन LPG एंड कंडेंस फर्स्ट, ये स्टेटमेंट है आपका। तो P जो है वो क्या है, आपका LPG है और पहले कंडेंस किया जाता है, ये स्टेटमेंट है। सो दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि P जो है आपका, LPG जो है, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज़ करते हैं तो समझना है बच्चों, इसका जो है इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कहाँ पे चला जाता है, वो राइज होके टॉप पे चला जाता है, ठीक है। अब टॉप पे अगर जा रहा है तो पहले कंडेंस कैसे होगा, पहले कंडेंस कैसे होगा, इसमें पूछा है कंडेंस फर्स्ट, तो कंडेंस फर्स्ट तो ये होगा ही नहीं, ये तो सबसे लास्ट में कंडेंस होगा। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और हमें सबको पता है कि एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैसेस होती हैं, जिनका क्या होता है, बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो दे आर कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, नॉट एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर हो गया सबको? स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, QRS आर यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, QRS, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, देखो बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ तो आपके क्या हो सकते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल हो सकते हैं, बट सारे डोमेस्टिक फ्यूल नहीं होंगे। जैसे कि आपके यहाँ पे देखो R और S जो है माइट बी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, क्योंकि वो केरोसिन और गैस ऑयल है। बट आपका जो आपका Q है, ठीक है, जो आपका Q है वो क्या होगा, वो आपका गैसोलिन और पेट्रोल होगा, जो कि आपका डोमेस्टिक फ्यूल के फॉर्म में यूज नहीं होता है। सो दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, देखो हमने बोला था फर्स्ट में कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो दैट मीन्स इसका सबसे कम है, फिर उसके बाद, तो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो थर्ड स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। P का सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, देन Q का होगा, फिर R का होगा, फिर S का होगा और T का होगा, क्योंकि T भी बिल्कुल ही हैवी ऑयल्स होते हैं, पैराफिन वैक्स वगैरह। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 4, पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो पैराफिन वैक्स है वो हैवी प्रोडक्ट होते हैं और इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये बॉटम में होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए क्या होते हैं, ये टी से आप इसको कलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। सो थर्ड और फोर्थ आपका जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 9th का जो होगा वो हमारा third and fourth, it is in option number A, so A is the correct answer. And so the last question of this video is, refer to the given figure of bacterium XYZ and read the statement 1, 2, 3 and 4 regarding them, which of these statements are incorrect। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब
वन बाय वन हम इनको समझते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है बैक्टीरियम एक्स कैन बी कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफॉइड। ठीक है, ये जो एक्स है वो कि टाइफॉइड क्रिएट करता है क्या? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि टाइफॉइड जो हमारा बनता होता है वो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ठीक है, और ये जो होता है वो रॉड लाइक होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से इसका जो बैक्टीरिया होता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया होता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बैक्टीरियम वाई कैन कॉज अ डिजीज दैट डिस्टर्ब प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब आपका रेस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस से रिलेटेड हो गया, और ब्रीदिंग प्रोसेस मतलब निमोनिया, और निमोनिया से रिलेटेड आपका जो बैक्टीरिया है दैट इज स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया। तो ये जो है वो कुछ आपका इसी तरीके का होता है। सो दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट बैक्टीरियम जेड कैन कन्वर्ट लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। कौन करता है? लैक्टोबैसिलस, जो कि हमारे दही में योगर्ट में मिलता है, एंड इसकी शेप की हम बात करें तो वो कुछ इसी तरीके की होती है। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। Now the last statement is bacterium X can be the casual organism of cholera। कि जो बैक्टीरियम एक्स है वो क्या है? कोलेरा मीन्स हैजा जो फैलाता है, वो उससे क्रिएट होता है क्या? यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो है बच्चों एक्स वो कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कॉमा लाइक, और ये भी हमारा क्या है? कॉमा लाइक ही यहाँ पे बैक्टीरिया है। सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंड इनकरेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 है। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जिसको भी आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस को करने से उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगी, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप किस टाइप के और क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हो, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो मेरे साथ में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।